नमस्कार दोस्तों, दरोड़ा द टीचर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, आगामी दिसंबर को जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और आप लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए जो है ये ध्यान रखें, इसी प्रैक्टिस को हमेशा बरकरार रखें और निश्चित ही आप सक्सेस हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीखना, लर्निंग, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन। सार्वभौमिक माने होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरा विश्व। इस सफल कार्यान्वयन के लिए कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक और नकारात्मक मानों की कठिनाई होती है। प्रतिनिधित्व, क्रिया, संलग्न, नमीकरण। लेबलिंग जहां आएगा गलत हो जाएगा। इंगेजमेंट जहां पे जुड़ा होगा सही होगा। एक्टिव, एक्शन, रिप्रेजेंटेशन, इसका सबसे सुटेबल वाक्य होगा संलग्न माने होता है जोड़ना, जुड़ा। इंटरेक्शन भी कहते हैं, अंतः क्रिया भी कहते हैं। तो जब बालक जुड़ेगा तो निश्चित ही कुछ सीखेगा और सीखने की क्रिया में इसे कहते हैं इंगेजमेंट। इससे संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट देते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल, शिक्षण और सीखने के बारे में सोचने का एक तरीका है। ये क्या है? सीखने में सोचने का एक तरीका है जो वास्तुकला के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जिसका उद्देश्य रिक्त स्थान को सभी के लिए सुलभ और समान बनाना था। कुलेट 55 आवर द लेंस सेट ने यूडीएल दिशा निर्देश विकसित किए जो 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो इन शिक्षण संस्थाओं के साथ संरेखित होता है। 3 यूडीएल सिद्धांत संलग्नता, प्रतिनिधित्व और कार्यवाही तथा अभिव्यक्ति है के लिए एक सहायक तकनीकी वाक्दर्शिता नेत्रहीनों और दृष्टिबाधितों पर 1988 के विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम ने एक सहायक प्रौद्योगिकीय उपकरण का टुकड़ा या उत्पाद है, चाहे वह व्यावसायिक रूप से अनुकूलित क्रिया हो या जिसका विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक हो। ये है संलग्न यानी जुड़ाव। जुड़ाव के साथ रहेगा तो चाहे कोई भी बच्चा हो क्या करेगा, सीखेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एनईपी 2020 जैसी शिक्षण की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? सबसे सुटेबल आ गया क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन जहां पे आएगा सही आएगा। स्मरण जहां करना होगा गलत हो जाएगा। परीक्षा की बात गलत हो जाएगा और रटना जो है गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपको कि समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में बालक क्या करेगा, इससे संबंधित कुछ जो है फैक्ट है यहाँ पे। 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। जो चिंतन है वह एक तो कंसेप्ट है, एक अनुप्रयोग है, एक विश्लेषण है, एक विश्लेषण है, एक संश्लेषण है और मूल्यांकन की ही प्रक्रिया को समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसी का नाम है समालोचनात्मक चिंतन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अनुभव जनित आधारित अधिगम प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालक को कैसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? अनुभव, एक्सपीरियंस आधारित जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए?
अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? पहला है अन्वेषण, सही है। परासंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन, चर्चा करना सही है। निष्क्रिय करना गलत है। तो इसके अनुसार कौन सही हो जाएगा? 4 सही होगा। जहां पे पैसिव होगा बालक वो नहीं सीखेगा, तो पैसिव जहां पे आएगा वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निष्क्रिय श्रवण प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव है जब शिक्षार्थी एक सांस को प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ने का जानबूझकर प्रयास करे, जिससे कि वे पहले से जानते हैं। वह व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करता होना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम संभव है जब अधिगम के विचार और आपसी अपसारी चिंतन हो और ज्ञान अर्थात खोज अधिगम को एकत्रित करने का सक्षम हो जाए। जहां पे अपसारी चिंतन होगा, सही होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा, वो अर्थपूर्ण अधिगम होगा, अर्थ के साथ अधिगम होगा। तो इसलिए इसका क्वेश्चन, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए? स्कूलों और विश्लेषण रूप से शिक्षकों को छात्र की विफलता के रूप में, विफलता के लिए किस रूप में जानना चाहिए? पहला है छात्रों को कमजोर शैक्षणिक क्षमता, कमजोर शैक्षणिक क्षमता नहीं समझना चाहिए। क्या ठीक है? शिक्षक को कमजोर का प्रतिबिंबित करना गलत है। एक व्यवस्थागत मुद्दा जिस पर स्कूल और शिक्षण प्रणाली प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, सही है। और कह रहा है समुदायों का मुद्दा, क्योंकि गरीब आर्थिक, जहां पे गरीब और आर्थिक आएगा ये गलत होगा। जहां पे कमजोर क्षमता कहेंगे ये भी हीन भावना की बात है, गलत हो जाएगा। शिक्षा कमजोर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ऑप्शन दिखेगा वो सी ऑप्शन दिखेगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हम लोग देखते हैं। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता की व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता को समझना चाहिए। असफलता वांछनीय लक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति है और इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों की विफलता के कई भौतिक, बौद्धिक, निषादपूर्ण, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण है। विद्यालयों में छात्रों की विफलता इसलिए होती है क्योंकि शिक्षण ढंग से नहीं किया जाता, यह उनके लिए सार्थक है और स्कूल प्रणाली व्यक्तिगत प्रणाली को पूरा नहीं करता। इसलिए विफल है कि जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, जो टीचर है, हो सकता है वह उस योग्य न हो, या हो सकता है टीचर जो है सार्थक चीजों को समझ पाने और अगले स्टूडेंट को समझा पाने में विफल हो। इस तरह से प्रणाली सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर अगला, चिल्ड्रन फ्रॉम नेवी थ्योरीज, नवीज थ्योरी या कंसेप्ट बिकॉज बच्चे सहन वैकल्पिक अवधारणा, सह वैकल्पिक अवधारणा बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है बच्चे सह वैकल्पिक अवधारणा बनाते हैं। सह माने सहयोग के साथ, सह वैकल्पिक अवधारणा बनाते हैं। उनकी सोच बड़ों से काफी नीचे की बात करता है। बेलों की बात करेगा गलत होगा। कोरी पट्टी की बात करेगा गलत होगा। यह व्यवहारवादियों ने कहा था। वे सोच वाले प्रणाली है जो दुनिया के, सही बात है। विद्यार्थी क्या है? सोच वाले सिस्टम है, प्रणाली है जो दुनिया के साथ बातचीत करने का निर्माण कर सकते हैं। उनकी सोच अतार्किक है,
ये भी गलत है। अतार्किक मतलब जिसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग ना हो, ये भी ऑप्शन आपको गलत देगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जब शिक्षण विधियां विषयों में अवधारणात्मक निर्देश प्रदान करते हैं, वे उन छात्रों को पढ़ा रहे हैं इनके पास पहले से ही विषय के बारे में कुछ पूर्व अनुदेशात्मक ज्ञान है। हालांकि उन छात्रों को ज्ञान गलत और अतार्किक या गलत जानकारी हो सकती है। इन गलत समझ और वैकल्पिक अवधारणा या गलत अवधारणा कहा जाता है। बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणा बनाते हैं क्योंकि सोच वाले प्रणाली है जो दुनिया के साथ बातचीत करने का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक यह स्वीकार करता है कि बच्चे सोचने में सक्षम है और उनकी सोच वयस्कों से भिन्न है। हम फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर व्यक्त करता है, निरूपित करने पर व्यक्त जाता है, तब वह क्या कहा जाता है? पश्चगामी युक्ति का संचारण, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूप। जहां पर स्थिरता की बात आएगी, पश्च माने होता है पीछे, ये गलत होगा। अब तैयारी में पीछे जा रहे हैं, गलत बात है। तो पश्चगामी स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट सही होगा। एनालॉजिकल थिंकिंग सही होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको सी मिलेगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी है। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करता है या अटक जाता है, तब वह अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अच्छे समस्या समाधानकर्ताओं में प्रतिक्रिया नम्यता माने होता है नीचे, और अनुक्रिया समुच्चय की कमी होती है क्योंकि वह अपसारी रूप से सोचेंगे और किसी भी समस्या की प्रतिक्रिया देने या हल करने में पहले दी गई समस्याओं पर हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करने में प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चे को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने को हतोत्साहित करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ तो सब चीज सही चला रहा था, लेकिन जहां पर यह हतोत्साहित आया, ये पूरे वाक्य को गलत कर दिया। अभी तक सब सही चला रहा था और जहां पर यहाँ हतोत्साहित आया, गलत हो गया, यानी ए पार्ट गलत हो गया। आर पार्ट की ओर देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। तो जो बाधा डालता है ये भी गलत है, इसका ए भी गलत है, आर भी गलत है, दोनों गलत है। यहां पे लगा लो ए और आर फॉल्स, इसमें ए और ए दोनों गलत है। इंग्लिश में लिखा हुआ ए एंड बोथ आर फॉल्स, यानी ए और आर क्या है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला, समस्या समाधान एक अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण। देखिए जहां पे समस्या समाधान होगा, एक ऐसा है अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण है, व्यू है, आइडिया है, जो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। यह बच्चे को शैक्षणिक प्रक्रिया में होने वाले अपने अनुभव की समग्रता को बेहतर बनाकर सीखने में मदद करता है। समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों में अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीकों का ध्यान केंद्रित करें। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित जो है नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। तथा संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा नहीं डालती। क्षमताओं का जो विकास होगा
वो समस्या समाधान में बाधा कभी भी नहीं डालते हैं। ये इससे रिलेटेड आपके पास फैक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला, कथन ए में दिया है, शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार में बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। यानी कंडीशन लगा, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे कंडीशन है, गलत होगा। मिडिल स्कूल के बच्चों को अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये भी गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। देखो यहाँ पे डी में आया हुआ है, ए और आर दोनों गलत है। स्वनियमन करना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा डी मिलेगा। स्वनियमन शिक्षा SRL, स्वनियमन शिक्षा SRL में सीखने के संज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निटिव, व्यवहारिक, प्रेरक और भावात्मक पहलू शामिल है। शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताने की बजाय उन्हें उनके स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में मदद करना चाहिए। उनका जो स्वयं का ज्ञान है उसी को निर्माण में मदद करना चाहिए, बशर्ते को से विद्यालय से उन्हें क्या करना चाहिए, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है वे नहीं बताना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए ये बताना चाहिए, कैसे और कब बताना चाहिए ये नहीं है। बच्चों में अपने अधिगम को स्तर नियमन करने की क्षमता पाई जाती है। कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, ये कंडीशन होगा, नहीं करना चाहिए। 29, योग्यता को और असफलता को रूप में सोचना छात्रों को अधिगम प्रयास करने के अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। स्थिर और अपमानजनक, देखो जहां पे अपमानजनक आएगा गलत हो जाएगा, स्थिर जहां आएगा गलत हो जाएगा। वृद्धिशील माने विकास होता है, और अपमानजनक वृद्धिशील और सीखना दोनों। वृद्धि माने बढ़ना, लर्निंग माने सीखना, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इंक्रीमेंटल मिलेगा। सबसे सुटेबल जो है आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। इसके बारे में फैक्ट भी है, योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करने के, अधिगम मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। प्रभावी अधिगम के लिए एक शिक्षक को जजों के बीच योग्यता की वृद्धिशील अवधारणा सक्रियता करना चाहिए, ताकि वह सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बालक को सीखने के लिए प्रभावित करता है? इन्हीं ऑप्शन में से ही बताना है, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं बताना है। पहला दिया है छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, ये वाइगोस्की की देन है, और जहां वाइगोस्की साहब कहते हैं वो सही है। छात्र की आयु सही है। अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां सही है। छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास होना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, ये विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब है इसमें ABCD सभी सही है। इसमें चारों ऑप्शन आपको सही दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने CDP के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका लेवल थोड़ा हाई है और उस लेवल तक आपने किया, अगर ये कर लेंगे तो निश्चय ही आप जो है CTET क्वालिफाई कर जाएंगे। और भी कोई समस्या है, कोई प्रयास है, आप मिलते रहिए। तब तक सभी लोगों को